हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एग्ज़ाम 2021 की कि कोरोना के कारण सीबीएसई ने जो सिलेबस रिड्यूस किया है, हटा दिया है, तो उसको हम यहाँ स्टडी नहीं करेंगे। ये पूरी सीरीज़ आएगी वीडियोस की। 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सॉलिड स्टेट पिछले साल नहीं था, इस साल दोबारा से एंट्री हुई है और कुछ चैप्टर्स तो आपके वैसे ही उड़ा दिए हैं, जैसे एक्सट्रैक्शन वाला था वो चला गया है, या फिर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ था वो भी चला गया है। तो देखिए, सॉलिड स्टेट से हम शुरू करेंगे। 2021 में आपके एग्ज़ाम में जो आएंगे, चाहे वो सीबीएसई है, स्टेट बोर्ड्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ये वीडियोज़ की सीरीज़ आएगी। तो सॉलिड स्टेट से स्टार्ट करते हैं। देखो, आप बचपन से ये पढ़ते आ रहे हो 6-7th क्लास से ही कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मास होता है या जिसका वॉल्यूम है और जिनकी प्रेजेंस हमारी किसी भी सेंस से, जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, उनसे महसूस की जा सके, उसको मैटर बोलते हैं। मैटर को फिजिकली पहले क्लासिफाई जब करते थे तो दो कैटेगरीज ही थी, एक थी सॉलिड और दूसरी थी फ्लूइड। तो फ्लूइड का मतलब ही है दैट कैन फ्लो, जो फ्लो कर सकता है वो फ्लूइड है। दो चीज़ें फ्लो कर सकती हैं, लिक्विड है और गैस है। तो ये 3 स्टेट्स हो गई, फिर सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके बाद 2 स्टेट्स और आई, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट मींस बीईसी। खैर, इन चीज़ों का हमसे यहाँ रिलेशन नहीं है, हम तो सॉलिड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, कोई भी चीज़ सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ये किस बात पर डिपेंड करता है? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे अरेंज हैं, उनके बीच में फोर्सेस कैसे हैं। जैसे कि अगर मैं H2O के बारे में बात करूं, तो यही जो H2O है ना, ये आइस अगर है, आइस बर्फ, तो H2O है। अगर मैं वाटर की कहूँगा तो ये क्या है? H2O है। और अगर मैं वेपर्स की कहूँ तो भी H2O है। तो इनमें फ़र्क क्या है? इनमें फ़र्क ये है कि H2O के मॉलिक्यूल्स अगर बिल्कुल एक दूसरे के पास पास हैं, मींस उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा हैं, तो वही चीज़ आइस है, मींस सॉलिड है। अगर वो थोड़े से दूर हैं तो वो क्या है? वाटर है, यानी कि लिक्विड है। वो बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं, इंडिपेंडेंट हैं लगभग एक दूसरे से, तो वही क्या है? वेपर्स हैं। तो एक्चुअली ये डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पर। तो सॉलिड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा होंगे इनमें, लिक्विड और गैस की बजाय। और जो स्पेस है पार्टिकल्स के बीच का, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच का, वो कम होगा, मिनिमम होगा, और फोर्स मैक्सिमम होगा इनमें। देखो, ऐसा होता है, सॉलिड जो है ऐसी स्टेट है जो आप पढ़ते आए हो कि जिसमें डेफिनेट क्या होता है, सॉलिड्स का शेप डेफिनेट है, फिर इनका जो है वॉल्यूम भी क्या होता है? डेफिनेट होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सॉलिड की। इसके अलावा सॉलिड्स के अगर आप डिफ्यूजन की बात करें, डिफ्यूजन क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। तो ये ना के बराबर होता है, इसमें बहुत कम होता है, लीस्ट होता है। इसी तरह अगर आप कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी, अगर आप कंप्रेस करना चाहें तो ये भी सॉलिड में क्या होता है? लीस्ट होता है, बहुत कम होता है। ये जो पॉइंटर्स में मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, नीचे लिंक में आपको मिल जाएंगे इस चैप्टर के नोट्स, या फिर मेरी वेबसाइट है www.sanjeetfogart.com। ये वेबसाइट है, इस पर ये नोट्स हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिफ्यूजन सबसे कम सॉलिड्स में, कंप्रेसिबिलिटी भी इनकी क्या होती है? सबसे कम होती है। ये तो जनरल सी बातें आप पढ़ते रहते ही हैं। देखिए, एक बात और है, अगर हम ये कहें कि इनमें मूवमेंट क्या होगी पार्टिकल्स की, तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं ना, इनमें मूवमेंट सबसे कम होती है, और जो होगी वो भी कहाँ होती है? मीन पोजीशन के अराउंड होती है, टू एंड फ्रो, बहुत लिमिटेड सी मूवमेंट होती है। तो ये जो क्या है, सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अच्छा देखो, कई बार एक मज़ेदार क्वेश्चन पूछते हैं, ये पूछ लेते हैं कि सॉलिड्स क्यों होते हैं। देखो, ऐसे ऐसे भी पूछ लेते हैं, वाई सॉलिड्स आर सॉलिड्स। जो सॉलिड्स हैं ये सॉलिड्स हैं ही क्यों, इसका क्या रीज़न है? तो आप याद रखेंगे, 2 फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि सॉलिड होते हैं। पहला क्या है? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। तो जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है
उसके कारण सॉलिड मीन्स वो ज़्यादा होता है। और दूसरा फैक्टर होता है थर्मल एनर्जी। तो डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सॉलिड्स क्यों हैं, तो आप दो रीजंस बताएंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के कारण और दूसरा क्या है, थर्मल एनर्जी के कारण। अब इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं यानी कि जिनसे मिलकर वो बने हुए हैं, उनके ऑर्डर के बेस पर यानी कि उनके अरेंजमेंट के बेस पर सॉलिड्स दो टाइप के हैं, एक क्रिस्टलाइन है, एक एमोर्फस है। तो इनमें अभी डिफरेंस हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ तो मैं आपको बता ही देता हूँ यहीं पर, बाकी भी यहीं पर बताऊंगा। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनमें क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका रेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो इनका होगा रेगुलर अरेंजमेंट और इसमें क्या होगा, इर्रेगुलर अरेंजमेंट। अब ये रेगुलर और इर्रेगुलर का क्या मतलब है, देखो जैसे कि हम किसी दीवार की बात करें, जैसे कमरे की दीवार है तो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, ईंट यानी कि ब्रिक्स। तो जैसे आप उसको अरेंज करेंगे वैसी ही शेप दीवार की आने वाली है। अगर आप उसको स्ट्रेट करते हो तो दीवार सीधी बनेगी, आप उसी को गोलाकार फॉर्म में जचा दो, है तो वही ईंट वही ब्रिक है, तो वो गोलाकार नजर आएगी। अगर आप उसको ट्रायंगल की शेप में, तो जो भी शेप है वो इस बात पर डिपेंड है कि आपने उस ईंट को, वो जो स्मॉलेस्ट यूनिट थी, उसको कैसे जचाया। तो इसी तरह जो सॉलिड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको आप अरेंज कैसे करते हो, रेगुलर अरेंज करोगे तो क्या आएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड, इर्रेगुलर करोगे तो क्या आएगा, एमोर्फस। अब इनका डिफरेंस पढ़ते हैं, बहुत बार पूछते हैं। देखो रेगुलर इर्रेगुलर का केवल ये मतलब, मान लिया ये अपनी एक यूनिट है, ठीक है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, इस तरह से मान लिया इसमें अरेंजमेंट इस टाइप का है, इसमें भी यही है, इसमें भी यही है, तो ये क्या हुआ, रेगुलर अरेंजमेंट हुआ। वैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। इर्रेगुलर में जैसे क्या हुआ, मान लिया एक जगह तो हो सकता है कि मान लिया इस पहली यूनिट में ये ऐसा था, अब दूसरी में क्या होगा, ये ऐसा नहीं होगा, तीसरी में ये हो या और कुछ हो, तो हम कहेंगे ये रेगुलर अरेंजमेंट तो है लेकिन रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल, मान लिया मैं इनको, ये पार्टिकल्स हैं, ऐसे करता हूँ, बड़ा छोटा बड़ा छोटा, फिर छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, इस तरह से, फिर बड़ा, ये जो है अल्टरनेट कर दिया यानी कि मैंने। तो ये जो अरेंजमेंट है इसको आप क्या कहेंगे, ये रेगुलर अरेंजमेंट है। किसका है, क्रिस्टलाइन का है। एमोर्फस में क्या होता है, मनमर्जी है, ये बड़ा है, इसके बाद छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर बड़ा आ गया, है ना। नीचे आप कर रहे हो तो छोटा आया, फिर छोटा, फिर बड़ा आ गया, फिर एक दो, यानी कि कुछ भी हो जाएगा। तो रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगा तो वो क्या होंगे, एमोर्फस सॉलिड्स। इनके बारे में डिटेल से डिफरेंसेस जानते हैं, तो डिफरेंस कर लेते हैं क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में। टेलीग्राम चैनल आप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, केमिस्ट्री किंगडम के नाम से है। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको लिंक्स मिलते रहेंगे वीडियोस के, और नोट्स भी मैं इस पर डालता रहूँगा। तो क्रिस्टलाइन क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि रेगुलर अरेंजमेंट है, इनमें क्या है, इरेगुलर है। तो फर्स्ट डिफरेंस तो यही है कि इसमें जो अरेंजमेंट है किसका, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपके पास नोट्स हैं। रेगुलर अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, और एमोर्फस में क्या होता है, इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है, जो अभी मैंने आपको समझाया। इसके बाद दूसरी बात, देखो एक बहुत मेन बात है, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ना, इनका अगर आप मेल्टिंग पॉइंट की बात करने लगे तो इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प नहीं होता है। दे मेल्ट ओवर ए इंटरवल ऑफ टेम्परेचर। मतलब ये है कि जैसे कि शार्प का मतलब ये है, मान लिया 70 डिग्री सेल्सियस, खैर 70 तो क्या 170 मान लो, 170 डिग्री सेल्सियस से मेल्ट होना स्टार्ट हुआ, होते गए 230 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गए, तो इसको शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं बोल सकते हम। तो एमोर्फस में क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। देखो ये जो एमोर्फस है ना, एक्चुअली ये ओमोर्फ, ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है, इससे बना हुआ है, और इसका मतलब होता है
शेपलेस। तो इसमें शेप होती ही नहीं, कोई हो नहीं पाती। क्यों? क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प है, इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है। अगली बात, अगर आप इसके क्लीवेज की बात करो तो क्रिस्टलाइन में क्लीन क्लीवेज आता है, और जबकि एमोरफस में रफ क्लीवेज आता है। मींस अगर आप इनको काटते हो तो यहाँ पर क्लीन क्लीवेज आएगा, यहाँ पर रफ क्लीवेज है। जैसे कोई रबर है, आप रबर को काटते हो तो क्लीन क्लीवेज नहीं आता। या नॉर्मली जो आप हमेशा यूज़ करते होगे, सभी करना भी चाहिए, बहुत अच्छा सोर्स है एनर्जी का। मान लिया गन्ना है, शुगर केन, तो अगर देखो आप इसको यहाँ से तोड़ते हो, आपने लिया और पैर से तोड़ा, तो यहाँ से जो है ना क्लीन क्लीवेज आएगी। और मान लिया आप यहाँ से तोड़े बीच से, तो क्लीन क्लीवेज नहीं आएगी। तो क्लीन क्लीवेज आती है किन की? क्रिस्टलाइन की। ये क्रिस्टलाइन अमॉर्फस का एग्जांपल नहीं, वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। और इसमें क्या होता है? रफ क्लीवेज आती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस जिसको एक्सप्लेन करेंगे डिफरेंस के बाद, फिलहाल आप ये याद रखें कि ये जो होते हैं ना क्रिस्टलाइन, ये क्या होते हैं? दे आर एनआइसोट्रोपिक। और ये क्या होते हैं? आइसोट्रोपिक। इसमें बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चे भी और बड़े भी गलती कर देते हैं। एनआइसोट्रोपिक हैं, ये क्या है? आइसोट्रोपिक हैं। आइसोट्रोपिक क्या है कि इनकी जो अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या कंडक्टिविटी, उसकी वैल्यू हर डायरेक्शन में सेम बनी रहती है। ये आइसोट्रोपिक होते हैं। इनमें सेम नहीं रहती। अभी इसके बाद लिखेंगे हम इस चीज़ को। अगली बात आप याद रखेंगे इनके बारे में, नेक्स्ट डिफरेंस, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ना, ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं। दे आर ट्रू सॉलिड्स। रेगुलर अरेंजमेंट है, ट्रू सॉलिड्स हैं। और इनका कुछ ऐसी बात है, ऐसी कहानी है कि ये मानो कि कोई लिक्विड है और उसका आप स्टिल फोटोग्राफ ले लो तो वो कुछ एमोरफस जैसा ही आपको नजर आएगा। मीन्स एक्चुअली दे आर सुपर कूल्ड लिक्विड्स। एक्चुअली ये क्या होते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड्स होते हैं। इसलिए इनको ट्रू सॉलिड्स नहीं बोला जाता, दे आर कॉल्ड शूडो सॉलिड्स। शूडो मीन्स होता है फॉल्स, तो ये कैसे हैं? फॉल्स सॉलिड्स होते हैं। अब इनमें हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें तो इनमें हाई होती है हीट ऑफ फ्यूजन, इनकी लो होती है। अच्छा, एक और मेन डिफरेंस की बात कर लेते हैं। चलो, ये जो होते हैं ना क्रिस्टलाइन, इनमें सिमिट्री पाई जाती है और इनमें किसी भी टाइप की सिमिट्री नहीं पाई जाती। जो आप ये मैथ में पढ़ते होगे, मैथ्स में आती होगी, तो सिमिट्री 3 टाइप्स की होती है। या तो प्लेन ऑफ सिमिट्री, यानी कि प्लेन के अलोंग हो, या फिर एक्सिस ऑफ सिमिट्री हो, या सेंटर ऑफ सिमिट्री हो। ठीक है, तो इसमें सिमिट्री होती है क्रिस्टलाइन में, एमोरफस में नहीं होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बहुत सारी बुक्स में भी मेंशन नहीं है, उस पर गौर कीजिए। ये एन आइसोट्रोपिक होते हैं। कौन? क्रिस्टलाइन। किसको छोड़कर? एक्सेप्ट क्यूबिक। जो क्यूबिक स्ट्रक्चर होते हैं ना, उनको छोड़कर क्या होते हैं? ये एनाइसोट्रोपिक होते हैं। और ये क्या होते हैं? आइसोट्रोपिक। अब यहीं पर एक डायग्राम से मैं आपको बताता हूँ आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है, एन आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है। देखो, जैसे ये एक अरेंजमेंट है, अभी जो डायग्राम हमने बनाया ये ऐसे, सपोज ये एक डायग्राम है, बड़ा छोटा बड़ा ऐसे, फिर ये छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा ऐसे, फिर बड़ा पार्टिकल, फिर ये ऐसे। तो देखो, क्रिस्टलाइन में क्या होता है? हर डायरेक्शन में किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू, कौन सी प्रॉपर्टीज? जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे कंडक्टिविटी। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले एनाइसोट्रोपिक होता क्या है, तो आप कहेंगे ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें द सब्सटेंसेस इन विच द वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी एटसेट्रा चेंजेस विद डायरेक्शन। मीन्स वो सेम नहीं रहती, हर डायरेक्शन में अलग अलग मिलेगी आपको। और इसमें क्या होता है? किसी भी डायरेक्शन में आप जाओगे वैल्यू सेम आएगी। जैसे इस पे देखो आप, अगर इस डायग्राम में आप यहाँ से यहाँ जाओ,
इस एक्सिस पे चलो तो आप क्या पाओगे, बड़ा फिर छोटा पार्टिकल फिर बड़ा फिर छोटा, तो वैल्यू अलग होगी। अगर आप ऐसे आ जाओ, ये देखो ध्यान से, ये आओ तो इसमें लगातार बड़े पार्टिकल, यहाँ वैल्यू कुछ अलग आएगी। अगर आप ऐसे आ जाओ, ये रहे छोटे पार्टिकल, तो यहाँ वैल्यू कुछ अलग आएगी। तो ये जो है ये क्या है, एनआइसोट्रोपी है ये। तो क्रिस्टलाइन कैसे होते हैं, एनआइसोट्रोपिक होते हैं। ये कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक। एक और बात, एक और डेफिनेशन आपसे पूछते हैं, एक आता है क्रिस्टलाइट्स, ठीक है। क्रिस्टलाइट्स क्या होता है, तो याद रखो दोस्तों, एमोर्फस सॉलिड्स में, ठीक है, अमोर्फस सॉलिड्स में कोई बहुत छोटा पोर्शन ऐसा भी हो सकता है जहां पर रेगुलर अरेंजमेंट हो। तो स्मॉल पोर्शन होंगे कहां पर, एमोर्फस सॉलिड में, जहां पर रेगुलर अरेंजमेंट होगा। तो वो छोटा सा पोर्शन क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइट्स। मतलब ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं वो, थोड़ा सा आपको ये वहम होगा कि थोड़ा सा पोर्शन ऐसा आएगा कि यहाँ तो रेगुलर अरेंजमेंट लग रहा है, लेकिन बहुत थोड़ा पार्ट होता है। तो उस पार्ट को क्या बोलते हैं आप, क्रिस्टलाइट्स। द स्मॉल पोर्शन इन अमोर्फस सॉलिड्स विच हैव रेगुलर अरेंजमेंट, उसको क्रिस्टलाइट्स बोलते हैं। अभी एक दो और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ आपको। तो दोस्तों अब आपको बताता हूँ मैं बहुत सारे बोर्ड्स का एक बहुत आसान सा फेवरेट क्वेश्चन। देखो कई बार हमसे ये पूछते हैं कि जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो फिल्मों में भूतों की हवेलियां दिखाते हैं ना, वो इनके जो विंडो पेन्स हैं वो थिकर एट बॉटम, ये पूछते हैं व्हाई इट हैपन्स। ठीक है, जो पुरानी जो भी घर है, इमारत है, तो उसमें अगर ग्लास की खिड़कियों में लगा हुआ ग्लास, तो वो नीचे से मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है बॉटम पे, बिल्कुल इजी, क्योंकि जो ग्लास है वो क्या है, वो एक एमोर्फस सॉलिड है। ये आंसर है इसका। एमोर्फस सॉलिड एक्चुअली क्या है, अभी हमने किया था, एक्चुअली इट इज सुपर कूल्ड लिक्विड, और लिक्विड का तो काम ही है फ्लो करना। तो जैसे जैसे समय बीतता है तो ये सुपर कूल्ड लिक्विड है, धीरे धीरे फ्लो करके नीचे आ जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से बॉटम पे वो जो ग्लासेज हैं वो क्या होते हैं, मोटे हो जाते हैं। अच्छा, कई बार देखो इसे एक अलग क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे ये पूछते हैं कि जो पुरानी बिल्डिंग है कई बार उनमें ग्लासेज में मिल्कीनेस आ जाती है, सफ़ेद मिल्कीनेस क्यों आती है, सफ़ेद सफ़ेद से जो धुंधले रंग के होते हैं, उसका क्या रीज़न है। उसका रीज़न अलग है, उसका रीज़न है एनीलिंग। ठीक है, तो ये जो है, ये तो था कि ग्लास, रबर, प्लास्टिक ये कैसे होते हैं आपके, दे आर एमोर्फस सॉलिड्स। तो इसका रीज़न अलग है। एनीलिंग क्या होता है, एक बार कोई चीज़ गर्म हो और फिर वो ठंडी हो, तो जो ग्लास है वो एक बार गर्म होगा एक बार ठंडा होगा, उसकी वजह से धुंधलापन उसमें आता है, मिल्कीनेस आती है। अच्छा, एक लास्ट में चलते चलते आपका एक डाउट मैं दूर कर देता हूँ इस वीडियो में। अब हम ये भी सोच सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जैसे हम कहें मार्बल स्टोन है वो क्रिस्टलाइन है, और रबर जो है ये क्या है, एमोर्फस है। तो ये चीज़ क्या है, ये चक्कर क्या है। तो याद रखना आपको हमेशा, जो मैंने शुरू में बताया कि दीवार कैसे बनेगी ये इस बात पर डिपेंड है कि आपने ईंटों को, ब्रिक्स को कैसे जचाया है। एक ही चीज़ से दोनों तरह के सॉलिड्स बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये लीजिए दोस्तों, CaCO3 है। अगर इसी CaCO3 का आपने कर दिया रेगुलर अरेंजमेंट, तो हमें मिलता है एक सॉलिड मार्बल, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये कैसा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अगर रेगुलर अरेंजमेंट कर दिया तो, अगर इसी का आपने इरेगुलर अरेंजमेंट कर दिया तो एक सॉलिड आपको ये मिल सकता है चौक, राइटिंग चौक्स वगैरह जो हैं। और ये कैसा है, ये एमोर्फस है। तो बात कहाँ पर डिफर आई, इस बात में डिफरेंस आया कि ये रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है और ये क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट है। अब आप कहेंगे कि एक एग्जांपल और हो जाए, चलिए एक और देखते हैं। SiO2 सिलिका जो होता है,
ठीक है। अगर इसका आप कर देते हैं इरेगुलर अरेंजमेंट तो आपको मिलता है सिलिका ग्लास, मीन्स एमोर्फस सॉलिड। इसी का अगर आप रेगुलर अरेंजमेंट कर दें तो आपको मिलता है क्वार्ट्ज। तो ये पहला टॉपिक है अपना, एमोर्फस और क्रिस्टलाइन के बीच का डिफरेंस और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। दोस्तों अब आपको बताता हूँ एक बहुत ही ऐसी अच्छी बात जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। पुराना चैनल अपना हैक हो गया था, वो बंद है, ये नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, सभी अपने दोस्तों में शेयर कर लें ताकि एग्ज़ाम 2021 की आपकी पूरी तैयारी हो सके। लिंक्स के लिए, नोट्स के लिए ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप जुड़ जाएं, इसको ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।